Hello students, welcome to Waves and Sound, and the topic is echo. Well, what is the meaning of echo? Reflection of sound means the person who is creating the voice listening his voice again. So an echo is basically the repetition of speaker's own voice caused by reflection at a distant surface, that is, for example, cliff or row of buildings or extended source. तो डियर स्टूडेंट्स, जो एको है वो साधारणतया जो बंदा स्पीकर है बोलने वाला उसी की आवाज़ जो है टकरा के वापस आ जाती है किसी डिस्टेंट सरफेस से, किसी दूरस्थ अवरोध से। वो डिस्टेंट सरफेस, दूरस्थ अवरोध या तल क्या है? पहाड़ी भी हो सकती है, क्लिफ, रो ऑफ बिल्डिंग भी हो सकती है। बहुत सारी बिल्डिंग्स जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सोसाइटीज़ होती हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ बच्चे जोर से बोलते हैं तो आवाज़ टकरा के वापस आती है। कभी आपने देखा होगा जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में सोसाइटी के पार्क में खेलते हैं क्रिकेट, तो शोर डालते हैं, जोर से आवाज़ टकरा के वापस आती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ एको। और कोई भी एक्सटेंडेड सोर्स हो जहाँ से आवाज़ टकरा के वापस आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड एको। तो एको है कि चीज़ जो तुहाडी ही आवाज़ तुहानू दोबारा सुने, किसी भी बिल्डिंग तो टकरा के या पहाड़ी तो टकरा के या कोई भी सोर्स तो दैट इज़ कॉल्ड एन एको। सिंपल। अब हम इसके ऊपर आगे कुछ वर्कआउट करते हैं। चलिए, अब देखिए, ये एक सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ से आवाज़ क्रिएट की गई, ये आवाज़ जाके टकराई सरफेस पे, फिर वापस कान में पड़ी। मतलब सोर्स से जो आवाज़ है वो रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर के पास वो आवाज़ ऑब्जर्वर ने सुनी। सोर्स और सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, स्पीड ऑफ साउंड v है। तो टाइम टेकन टू कम बैक मीन्स टाइम टेकन टू रिफ्लेक्ट। तो अब हम एक सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो t क्या है? d अपॉन v प्लस d अपॉन v। करेक्ट। तो ये क्या बना? t इज इक्वल टू 2d अपॉन v। आप लोग घबरा जाते हो यार, कुछ नहीं, s इज इक्वल टू ut, तो d इज इक्वल टू v इंटू टी। सिंपल सा तो लॉजिक है। तो t क्या है? 2d अपॉन v। अब आपको एक मैं पॉइंट बताता हूं, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग of a normal human being is 0.1 second। जब हम बोलते हैं तो 0.1 सेकेंड के डिस्टेंस के डिफरेंस, टाइम डिफरेंस के बीच में जो वर्ड्स बोले जाएं उसी को हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। दूसरा, ये जो हियरिंग है 0.1 सेकेंड के लिए हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट करती है। तो the persisting of hearing is 0.1 second. Therefore, in order that an echo of sound, it can be clap, it can be a gunfire, ठीक है, तो or hammering of a steel bar will be heard if t is greater than 0.1 second. t is greater than 0.1 second. It means 2d upon v is greater than 0.1 second. It means that d is greater than 0.1 into v upon 2. v कौन है? स्पीड ऑफ साउंड, जो 340 332 लेते हैं, हम 340 रख लेते हैं। तो d is
0.1 इंटू 340 मीटर अपॉन 2, तो ये आया 170 इंटू 0.1, तो दैट इज 17 मीटर। मीन्स 17 मीटर के डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्स्टेकल पड़ी हो तो हमें इको सुनाई देगी, स्पीड ऑफ साउंड जो है हमें सुनाई देगा। मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कीजिए, मैं परे हट जाता हूं, पास कीजिए, पॉज करके आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में लेके चलता हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई एम जस्ट अवे फ्रॉम द स्क्रीन एंड पॉज इट, नोट इट डाउन। होप इज क्लियर। Principle of superposition of waves. Students, what happens in what is this principle of superposition? When number of waves are produced by a number of source of disturbances, actually wave is a disturbance, then what happens at a point? A resultant wave is formed. That resultant wave is the vector sum of the displacements of the various waves at that point. अब हिंदी में जो बहुत सारी waves एक पॉइंट पे हम ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है कि जो एक नई रिजल्टेंट वेव बनती है वो वेक्टर सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ नंबर ऑफ वेव्स, जो नंबर ऑफ वेव के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, विस्थापन है, एम्पलीट्यूड है, आयाम है, उसका सम होता है एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पे, उस पॉइंट पे। सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं बोर्ड के ऊपर। See, students, if we have number of waves, अब आप बोलेंगे सर ये नंबर ऑफ वेव्स क्या है यार? साउंड वेव्स, कुछ भी, कोई भी वेव, अ डिस्टर्बेंस, if we have number of waves at a point, the total wave is what? Having displacement, vector displacement sum y1, y2, so on to yn. Hope it is clear. These are the various displacement, vector displacements, y1 plus y2, so on to yn. अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स? द प्रिंसिपल होल्ड्स गुड, दिस प्रिंसिपल होल्ड्स गुड so long as the amplitude of wave is not too large. So long amplitude of the wave, अब जब मैं लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाता है, so long amplitude of the wave not too large. ओके, तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टेट्स दैट, आप नोट करो, मैं स्लो बोलता हूं, मैं परे हट जाता हूं सो दैट यू कैन सी द फिगर ऑल्सो. द डिस्प्लेसमेंट at any time due to
a number of waves meeting simultaneously at a point in a medium in the water, not in the water, meeting at a point is the vector sum of the individual displacement due to each one of the waves at that point at the same time. Means at the same time, at a point, number of waves when superposed, then if y1 vector, y2 vector, so on to yn vector be the displacement amplitude or amplitude of the waves, then the vector sum y1 vector, y2 vector, so on to yn vector is equal to vector y is principle of superposition, is the resultant vector. Hope it is clear. इजी है ना. अब ना ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कुछ फिनोमिनन क्रिएट कर देता है. मैं बहुत कम मतलब आउट ऑफ बॉक्स जाता हूं, थोड़ा जाता हूं. इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की. एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स बन जाती हैं, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ बीट्स बनता है, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ लिसेजस फिगर्स बनता है. लिसेजस फिगर्स के ऊपर मैंने एक स्पेशल लेक्चर दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. किसमें? ऑसिलेशंस में. विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज करना है तो प्लेलिस्ट के थ्रू अगर आप जाओगे तो उसमें आपको पूरे के पूरे बुक मिल जाएगी चैप्टर वाइज. मतलब आई एम मेकिंग लेक्चर्स एंड एडिंग टू द प्लेलिस्ट सीक्वेंस वाइज. जैसे देखो ये है लेक्चर 12 +1 बैच 5 PM. ठीक है, तो इससे पहले 1 to 11 मैंने किसके ऊपर दिए हुए लेक्चर? वेव्स के ऊपर. उससे पीछे मैंने ऑसिलेशंस पे दिए हैं, फिर रोटेशनल्स पे दिए हैं. तो बहरहाल हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से 3 चीजें सीखेंगे. एक तो स्टेशनरी वेव्स, ठीक है, दूसरा बीट्स, एंड थर्ड इज लिसेजस फिगर. लिसेजस हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा. मैं स्टेशनरी वेव्स एंड बीट्स के ऊपर जाऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम्स के लिए, शुड बी. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट इंटरफियरेंस ऑफ साउंड वेव्स, वहां से फिर हम आगे निकलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन टू वेव्स of nearly same frequency, same amplitude, having a phase difference or a constant phase difference, superpose according to y1 vector, y2 vector, so on, superpose, then the resultant wave is formed and this phenomenon is called इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. मैं ये डेफिनेशन लिख भी देता हूं. ठीक है, सी स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ओके, सेम वेवलेंथ, सेम वेलोसिटी, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, नॉट एग्जैक्टली, अगर एम्पलीट्यूड सेम हो तो ठीक है, otherwise nearly equal amplitude, moves in the same direction, their superposition results in interference of sound waves. दो sound waves जिसका wavelength lambda same हो, जिसकी velocity v same हो, जिनका amplitude या तो same हो या nearly equal हो, same हो लगभग, और वो सेम डायरेक्शन में जाए,
तो जब वो सुपरपोज करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? इंटरफियरेंस ऑफ साउंड वेव्स। अब मैं हटता हूं परे, पॉज करो और आप इसको नोट करो, ठीक है? लो, आई एम गोइंग टोटली अवे फ्रॉम द स्क्रीन, नोट इट। सी स्टूडेंट्स, interference of sound waves. Due to interference, the resultant intensity of the sound at a point is different than the sum of the intensities due to each wave separately. जो हर वेव सेपरेटली सुपरपोज कर रही है, ओके, उसकी जो इंटेंसिटी है और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो बहुत डिफरेंट है। जब आप बीट्स पढ़ोगे ना, बीट्स मैं सिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा, तो आपको प्रैक्टिकली भी फील करवा के दूंगा कि किस तरह से ये डिफरेंट है, ओके। तो ड्यू टू इंटरफियरेंस द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज ऑफ साउंड एट ए पॉइंट इज डिफरेंट than the sum of the intensities due to each wave separately. जो waves हमारे पास हैं, इंडिविजुअल वेव, अलग अलग से एक एक वेव की जो इंटेंसिटी है और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, इनका जो वेक्टर सम आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा देन द इंटेंसिटीज ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग वेव्स। हाउ इज इट? अब मैं हटता हूं परे भैया, आप इसको करो। इधर भी फ्रेम में आ रहा हूं, इधर फ्रेम में नहीं आऊंगा। करो नोट, मैं पॉज कर रहा हूं। इंटरफियरेंसेस ऑफ टू टाइप्स, वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव। तो मैं पहले कंस्ट्रक्टिव आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, सिंपल वे, ज्यादा नहीं। दिस इज वन वेव having amplitude displacement y1, and this is another wave having y2. Of course, y1 is nearly equal to y2. Yes, either y1 plus y2 2y1 or y1 plus y2 is 2y2. Then if crest falls on crest, we'll get a constructive interference. Trough falls on trough, we get again constructive interference. So dear students, we have got a constructive interference, okay. Now I'm going to tell you destructive. First be constructive. So I will give a pause out of the frame, make it. So students, we have this wave, right? This is a second wave. So what do you see? The crest is falling on the trough and trough is falling on the crest, and then this crest trough, this crest is falling on trough. तो जब क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल करता है तो एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो गया, एंड ये ट्रफ इस क्रेस्ट पे फॉल करेगा तो ये भी कम हो गया। तो दिस इज हाउ वी गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी स्टूडेंट्स मैं बना रहा था तो यू माइट हैव नोटिस कि टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो बेटर है कि मैं पॉज करूं और अगला बना के टाइम बच जाता है, बिकॉज you have got a habit of zero tolerance, less patience. तो मैं परे हटता हूं, आप इसको कीजिएगा। एनर्जी, redistribution of energy takes place in constructive or destructive interference. There is no loss of energy. The difference is that if there is a constructive interference, intensity increases, energy increases as amplitude gets added up, and there is where there is more energy, that is at the cost of
लॉस्ट एनर्जी ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो एनर्जी बढ़ जाती है, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। मालूम है, टोटल एनर्जी सेम रहती है। मालूम है क्यों? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है। मालूम है क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना एनर्जी डिक्रीज कर दिस, ना एनर्जी इंक्रीज कर दिस पुत्र, इट रिमेन्स द सेम। हंसो मत, समझ आया कि नहीं? इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, फिजिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, नॉट इट ऑल। हाँ, मैं परे हट जाऊँ, वो बड़ा ज़रूरी है। आप बोलोगे सर, अच्छा कई बच्चे पूछते हैं सर एक एक पॉइंट लिख रहे हो आप? हाँ ना, मैं एक एक पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ बॉस, ताकि जब आप इसको स्टडी करोगे तो आप फ्रेम पे देख रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, कितना कंफर्टेबल लगेगा। लो, मैं हटा परे, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, है ना? अभी भी नहीं दिख रहा, अब करो नोट। स्टूडेंट्स, फॉर observable interference, the sources producing interfering waves must be coherent. अब आप पूछोगे सर क्या मतलब है इसका? जो इंटरफेरेंस हम ऑब्जर्व कर सकें वो कोहेरेंट होना चाहिए। मतलब कोहेरेंट का क्या है? What is the meaning of coherent? जो वेव्स वहां से निकल के आएगी उसका एम्पलीट्यूड एक जैसा होना चाहिए, या नियरली सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी होनी चाहिए, फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अगर है फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब आपके दिमाग में ये फेज डिफरेंस के ऊपर डाउट आएगा, जाके प्लेलिस्ट में वेव्स में फेस के ऊपर पूरा वीडियो पड़ा है, ओके? पूरी की पूरी +1 फिजिक्स +2 फिजिक्स मैंने वीडियो कर दी है बॉस। अब एक लड़की मुझे पूछती सर आप बॉस बोलते हो, हमारा भी मैम ऑनरेबल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना रहा हूं मैं, और बुक हो गई है आपके पास। तो इंटरफियरिंग, ऑब्जर्वेबल इंटरफियरेंस क्या होता है जिसको हम रियलाइज कर पाए? क्या कर पाए? रियलाइज कर पाए। सर मतलब अरे भाई बीट्स बनती हैं, तो बीट्स आने दो टॉपिक, अभी टाइम लगेगा उसको। तो बीट्स बनती हैं, उसमें इंटरफेरेंस, दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नियरली सेम फ्रीक्वेंसी जब बजते हैं, कितना मेलोडियस वॉइस आता है, दैट इज बीट। ड्रम बजते हैं, राइट? ऐसे घोड़े, बीट्स। तो कोहेरेंट सोर्सेज मतलब क्या है? सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड या नियरली सेम एम्पलीट्यूड, दैट इज अ कोहेरेंट सोर्स। बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया है, बढ़िया है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस के ऊपर मैंने आपको कंडीशंस दी। मैं हटता हूं परे एंड यू जस्ट नोट इट डाउन प्लीज। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा कोहेरेंट सोर्सेज को यूज करते हुए लेट्स डू अ मैथमेटिकल simple treatment to it, simple treatment. So dear students, at a given point two waves arrives with a phase difference phi, and this phi is a constant phase difference, okay? This phi is a constant phase difference,
And the equation of the waves are y1 equal to a1 sine omega t, y2 is equal to a2 sine omega t plus phi, y is equal to y1 plus y2. When you take the principle of superposition and all, so you will get a1 square, a2 square, it's white chalk, 2 a1 a2 cos phi, correct? So dear students, ये हमारे पास resultant equations बन के आया. तो what is tangent phi? That is a2 sin phi upon a1 plus a2 cos phi, right? This is a1 a2 cos phi, right? Note it down please. a2 sin phi upon a1 plus a2 cos phi. This is what we get tangent phi, the angle. तो अब आती है बात इंटेंसिटी की. पहले आप इसको नोट करो स्टूडेंट्स. ये प्रूव किया जा सकता है और मैंने प्रूव किया है पहले, और ये मैंने रीराइट किया दोबारा. एंड अगर आप जाएंगे ऑसिलेशंस में तो सुपरपोजिशंस ये वेव्स में भी ये मैंने प्रूव किया हुआ है, और दोबारा फिर प्रूव करने का कोई फायदा नहीं है, राइट? नोट कर लो. तो डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू a2 sin phi upon a1 plus a2 cos phi. ये हमारे पास बन के आ गया इसका फेज एंगल. ये कुछ इस तरह से बनेगा. This is phi 1, this is phi 2, right? phi 2 को आप थीटा भी ले सकते हो, and this is a1, this is a2, और ये आपके पास आ गया resultant amplitude, that is capital A. तो अब आपको पता है कि इंटेंसिटी I1 अपॉन I2, जो इंटेंसिटी होती है स्टूडेंट्स, दैट इज proportional to the square of amplitude a1 square upon a2 square, या ये बन जाएगा a1 upon a2 whole square, correct? Sorry, mic was away, but सुन ही रहा होगा. तो a1 square, a1 upon a2 whole square, right? तो students, it means that I1 is equal to a1 square. तो a1 is equal to under root of I1. तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा फिर? A is equal to I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2 cos phi, करेक्ट? तो ये एक रिजल्ट बन के आ गया. दैट्स इट. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के कॉन्सेप्ट को हम लेके चले हैं. अब मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं between the constructive interference and destructive interference. Okay, students, the first difference, constructive interference and destructive, when two waves meet at a point with same phase difference, then constructive interference takes place, and when they meet with the opposite phase, that is of 180 degree, then what happens, students? Destructive interference takes place. Then destructive interference takes place. This is first point, note it down.
constructive interference, phi is equal to 0 or phi is equal to 2n pi. For destructive, phi is equal to pi or 180 degree, or phi should be 2n minus 1 into pi, and n should be 1, 2, 3. This is also going to give you the destructive interference, that is constructive interference. Okay, so this is point number 2. Note it down quickly, jaldi se. See, for constructive interference, the path difference, now we talk about the path difference. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये path difference है क्या? चलो पहले थोड़ा सा बताता हूँ. देखो, अभी इसमें नहीं मैं जा रहा, मैं path difference बता रहा हूँ. ये मैंने एक वेव बनाई, ये लैम्डा, ये एंगल 0, ये 90, ये 180, this is 270, this is 360, this is 450 degree, and this is 540. अब 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री कितना आया? 360 डिग्री. 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट इज कॉल्ड लैम्डा. जब फेज एंगल 2 पाई डिग्री हो तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा. करेक्ट. और जब ये 180 हो तो लैम्डा बाय 4, 270 हो, इस केस में अगर चलो पाई अपॉन 2 है तो लैम्डा बाय 4, 180 है कितना हुआ? लैम्डा बाय 2, 360 है तो लैम्डा, सो 270 है 3 लैम्डा बाय 4. तो इस तरह से पाथ डिफरेंस को हम समझ सकते हैं. आई थिंक कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है. ठीक है, अच्छा इसको भी नोट करना है, कर लो. नाउ स्टूडेंट्स, इफ द व्हाट यू कॉल द डिस्टेंस बिटवीन द, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द पाथ डिफरेंस. अभी मैंने सिखाया आपको, अगर 360 है तो 2 पाई है, राइट. तो अगर ये पाथ डिफरेंस हम लेते हैं इवन मल्टीपल, दैट इज एन लैम्डा. If we take the path difference as even multiple, that is n lambda, right? तो अगर हम n lambda path difference लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन के आएगा हमारे पास? थोड़ा लाइट इशू है यहाँ स्टूडियो में. लाइट well, one of the light is not working. Wait a minute. So path difference is n lambda, then constructive interference takes place. What is, otherwise it can also be 2n pi or n lambda. Lambda, we mean here what? The wavelength, you know, n is integer, you know, n is integer. Or path difference should be odd even multiple of lambda by 2. Even multiple of lambda by 2, that is also there, even multiple of lambda by 2. When you talk about the destructive interference, the path difference is 2n minus 1 lambda, 2n minus 1 by 2, correct? So that is the path difference, where n is a number which is equal to, yes, 1, 2, 3 and so on. Means it is odd multiple of lambda by 2, correct? Now resultant amplitude क्या होगा? अगर सेम फेस में है तो a मैक्सिमम a1 प्लस a2, बिकॉज cos phi 0 हो जाएगा, cos
cos phi 0 है तो 1, ठीक है ना। तो इट इज, अगर फॉर मिनिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ए मिनिमम क्या आएगा, A1 माइनस A2, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस I maximum will be equal to what? Under root of I1 plus under root of I2 whole square. Under root of I1 plus under root of I2 whole square. That is maximum, because हम लोग जो cos है वो maximum लेंगे, that is 1. Either it is 0 or it is 2 pi. For destructive interference, I minimum क्या होगा, under root I1 minus under root I2 whole square. That is for destructive interference. Hope it is clear. आप ना बड़ा जल्दी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रखते हो, भूल जाते हो। मैंने करवाया था ना, I रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 टू अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos phi, याद है ना, ये हमने किया था ना। ये रिजल्ट किया था ना हमने, बस फिर दैट्स इट। ये हमारे पास मेजर डिफरेंसेस आ गए। और अगर I1 इक्वल टू I2 हो तो ये I मैक्सिमम क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू I2 2I1 4I1, और ये अगर हो I मिनिमम क्या हो जाएगा 0। फाइन, नोट कर लो इसको। I'll go aside. Totally mathematical, nothing rocket science. Now students will take the ratio, that is 7th point. I maximum upon I minimum under root of I1 plus under root of I2 upon under root of I1 minus under root of I2 square. करेक्ट। तो ये क्या बन के आया, I1 अपॉन I1 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद से हम I2 कर देते हैं, चलो ऊपर नीचे I2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन अंडर रूट ऑफ I2 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 अपॉन अंडर रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ I1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ I2 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ I2 स्क्वायर। ओके, तो आपको पता है कि जो अंडर रूट I1 है दैट इज हाउ मच, दैट इज अंडर रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन अंडर रूट ऑफ I2 प्लस 1 होल स्क्वायर, नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन अंडर रूट ऑफ I2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये क्या बन के आ गया, अंडर रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 दैट इज A1 अपॉन A2 प्लस 1, नीचे आएगा A1 अपॉन A2 माइनस 1। तो ये बन गया A1 अपॉन A2 प्लस 1, नीचे A1 अपॉन A2 माइनस 1। तो ये क्या बन के आ गया, दिस इज A1 अपॉन A2 इज कॉल्ड R1 प्लस 1 या R प्लस 1 R माइनस 1 होल स्क्वायर।
What is R here? R is equal to A1 upon A2. So dear students, ये मैंने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताया। अब इसके बाद जो हमारा कल टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्विंक ट्यूब, QUINCK, क्विंक्स ट्यूब। बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। हम एक ही टॉपिक लेके चलते हैं कल, क्विंक ट्यूब। अगर वक्त मिला तो स्टैंडिंग वेव्स भी हो सकता है, लेकिन क्विंक ट्यूब के ऊपर हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन डालने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही होती है, बाकी तो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताओ, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, एक कोशिश है बेस्ट करने की। एक चैप्टर है वेव्स एंड साउंड, बहुत से लोगों को इसमें डिफ़िकल्टी रहती थी, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। एक मैंने कोशिश की है कि आपको इजीली सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको कैरी कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अब बार बार इसको रिवाइंड कर सकते हो, रिप्ले कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। और विपिन शर्मा फिज़िक्स चैनल कैसा लगता है आपको, ज़रूर आप बताइए। एक डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ स्कूल ऑफ साइंस ऐप का। उसमें हम लोग 10 रुपीज़ पर लेक्चर पढ़ाएंगे। उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। कुछ 100 स्टूडेंट्स का लिए ये फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने प्रपोज़ किया है। उसमें है क्या कि आप लोग पढ़ोगे, पहले लेक्चर लोगे, उसके बाद आपने गूगल पे एक फ़ीस करनी है, ठीक है। और इसका फ़ीस है सिर्फ 10 रुपीज़, जिसमें GST इंक्लूडेड है, राइट। और आई थिंक इट्स वेरी जेन्युइन, ठीक है, फ्री जैसे ही है। हाँ, अगर फिर भी कोई बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं उसको फ्री भी कर दूंगा। बट आई थिंक इट्स पहली बात तो हम कोई एडवांस नहीं ले रहे। हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए हम एडवांस ज़रूर बोल रहे हैं, क्योंकि जब बैच स्टार्ट होगा अप्रैल से, तो फिर मैं उसमें लिमिटेड बच्चों को रखूँगा, क्योंकि एक टाइम में एक फ्रेम में एक लिमिटेड नंबर ही आता है। तो फिज़िक्स मैं पढ़ाऊँगा, साथ में कंटेम्प्रेरी है, और केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स के लिए अलग से टीचर हैं। इंग्लिश भी हम देंगे। 8th 9th 10th को हम सारे सब्जेक्ट्स देंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो प्लस इंग्लिश, स्टेट बोर्ड एंड CBSE बोर्ड। तो VS स्कूल ऑफ साइंस इज़ योर ऐप। घर में बैठ के ही पढ़ो। फीस सिर्फ 10 रुपये पर लेक्चर, वो भी लेक्चर लेने के बाद। रिस्की नहीं कोई। मान लो किसी को वैसे तो 99 पॉइंट क्या 100% का 2000% अच्छा ही लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता तो वो ना करे ज्वाइन। क्यों ना करे यार, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि सभी को टीचिंग मिले, सभी बच्चे पढ़ पाएँ, कम से कम 10th तक तो मिले यार, बेस्ट क्वालिटी ट्यूशन, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।